नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक एग्जाम 2022 जो आपको 23 और 24 दिसंबर को जो है आयोजित होने की बात कही गई है। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है। इस पे आधारित जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न का जो है आंसर मिल सके। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं? तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं ये है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बात करें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जो आपका काजीरंगा है ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और यहाँ पे जो है गैंडा का संरक्षण होता है। किसका? गैंडा का। इसके अलावा जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे आंसर मिल गए हैं। हेमिस कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? यूपी में है। और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी आपका यूपी में है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और इस बी के बारे में और क्या बात है भाई, तो बी जो है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया में। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क भी होगा कहीं ना कहीं। तो सबसे छोटा है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क जो आपका जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोनों तीनों जितने भी बात यहाँ पे निकल कर आया सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है जिन्होंने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी? दोस्तों, भीमबेटका की गुफा आप जानते ही होंगे काफी पॉपुलर है और यहाँ तक कि ये यूनेस्को में भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को में भी शामिल है। अब यूनेस्को की बात आ गई तो इसकी मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो पेरिस में स्थित है। और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है। और आंद्रे ओजोलो जो है वर्तमान में यूनेस्को के जो है चीफ है। कौन है? आंद्रे ओजेलो। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का चीफ कौन है वर्तमान समय में, तो आंद्रे ओजोलो है। ये तो हो गई भाई यूनेस्को की बात। यहाँ पे जो है प्रश्न कि भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णुधर बाकनकर। डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर जो है ये आपका भीमबेटका की गुफा का खोज किया था। अब जो अन्य ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व जो है सर्वेक्षण इसका भी पिता कहा जाता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम का। इसके अलावा दयाराम सहनी जो है ये आपका हड़प्पा का खोज किया था। किसका खोज किया था? हड़प्पा का खोज किया था आपका दयाराम सहनी। इसके अलावा विष्णुधर बाकनकर के बारे में समझ गए, ये भीमबेटका के खोज से रिलेटेड है। इसके बाद जॉन मार्शल जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो आपको सभी ऑप्शन का जवाब यहाँ पे मिल चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? VVI कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना जो है ये आपका 1919 में हुआ था। तो ये आपका 1990 में हुआ था। तो 1990 में आपका अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्ष कौन होती है, यानी अध्यक्षता कौन करते हैं इसका? तो इसका जो अध्यक्षता है ये आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जिस प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, एकदम सही है। 1990 में जो है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? अवमूल्यन मतलब जो अपनी मूल्य को कम कर देना, मूल्यह्रास कर देना, है ना, डिवेल्यूएट कर देना, कम कर देना, मतलब जितनी मुद्रा की वैल्यू है उससे जानबूझ के कम करना। तो ऐसे सरकार कभी कभी करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे इससे निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए क्यों निर्यात को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए आज अमेरिकी $1 जो है यूएसडी जो है, एक यूएसडी के वैल्यू लगभग मान लीजिए 80 रुपये है। अब केंद्र सरकार ने, भारत का सरकार चाहे मैं इसे 70 रुपया कर दूं, तो अभी विदेशी आदमी क्या सोचेगा कि भाई जो $1 का पहले 80 रुपया था अब 70 रुपया हो गया है ना।
तो भाई साहब अब कम पैसे में ज़्यादा सामान मिल जाएगा, है ना, कम पैसे में ज़्यादा सामान मिल जाएगा। माफ़ कीजिएगा 70 नहीं 90 रुपया कर दिया, डिवैल्यूट कर दिया ना, तो 90 रुपया करेगा। तो अब $1 में 80 रुपया पहले हो रहा था, अब 90 रुपया हो रहा है, तो कम डॉलर में ज़्यादा सामान यहाँ से खरीद पाएंगे, इसीलिए निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है। वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, उल्टा हो गया था भाई, डॉलर मुद्रा का वैल्यू घटाओगे तो डॉलर की तुलना में रुपये का जो है रेट और बढ़ जाएगा ना, जैसे 80 है तो 90 हो जाएगा, है ना। और जितना स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे आप, जब $1 मान लीजिए कि आप कल 75 रुपया पे आ गया, इसका मतलब रुपया में मजबूती आई है ना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रस्तावक कितने सदस्य के होते हैं और अनुमोदक के रूप में कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट के विधानसभा होते हैं, राज्य के विधानसभा होते हैं, इसके ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओनली निर्वाचित सदस्य जो है आपका भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति रिलेटेड और भी आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का क्षमादान इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 72, लोकसभा को भंग करना 85, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3। तो ये सब आपको जरूर ध्यान रहनी चाहिए राष्ट्रपति के मतलब रिलेशन में। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कौन सा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे? दोस्तों संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था? तो ये थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे भाई संविधान सभा के रिलेशन में? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 7 सदस्य जो 6+1 के रेशियो में है। एगो अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे और 6 गो अन्य सदस्य थे। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए आसियान में जो है टोटल 10 गो सदस्य है और आसियान जो है दक्षिण एशियाई सदस्य मतलब देशों का जो है वो संगठन है। इसका फुल फॉर्म भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन कौन सा देश है तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जो अगर मैप में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो मैप में जो यहाँ पे अपना भारत है, यहाँ पे जो है अपना भारत है, ठीक है। इसके बगल में म्यांमार से स्टार्ट करके ये वाला दक्षिणी पोर्शन आप पकड़ लेंगे तो यही आसियान के सदस्य देश है। जैसे आप देख लीजिए म्यांमार है, म्यांमार के नीचे जो है कौन है? थाईलैंड है, इसके ऊपर में लाओस है, नीचे कंबोडिया है, वियतनाम है। तो 5 गो ऊपर साइड, अब 5 गो आपका नीचे साइड, कोना में 4 गो नीचे साइड, कोना में आपका फिलीपींस है। आप वर्ल्ड मैप वाला एक बार देख लीजिएगा, ये कंफर्म हो जाइएगा और कभी नहीं भूलिएगा आप आसियान का सदस्य, ठीक है। नीचे सिंगापुर है, इंडोनेशिया जो ये आपका नीला वाला पोर्शन देख रहा है ये सभी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। इसीलिए इंडोनेशिया को जो है द्वीपों का समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपों का समूह वाला देश, ठीक है। सबसे अधिक द्वीप इंडोनेशिया में ही स्थित है, ठीक है। इसीलिए ये जो भी नीला वाला पोर्ट है ये छोटा छोटा, ये भी समझ लीजिए वो टापू है, वो द्वीप है, इतना बड़ा भी। तो इसीलिए इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जो 10 गो देश है ये आपका आसियान में। आपसे पूछा जाता है कितने देश होते हैं आसियान में? तो 10 गो। मुख्यालय कहाँ है? तो जाकार्ता में। जाकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया की नया राजधानी भी बन गया है न्यूसेंटारा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है कौन सा सदस्य, मतलब अभिनव भारत के कौन सा मेंबर जो है बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस फ्रांस गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और BPSC में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार नहीं, पिछली वाले में पूछा गया था। तो BPSC में ये क्वेश्चन आया है कि भाई जो अभिनव भारत था इसके संस्थापक कौन है? BD सावरकर है, जो ऑप्शन नंबर आपका B में दिख रहा है। BD सावरकर अभिनव भारत के जो है इसे जो है संस्थापक माना जाता है।
और जो बम बनाने की कला सीखने के लिए इस संस्था के लोग गए थे फ्रांस में, इसका नाम था पी बापट, है ना। तो पी बापट जो है ये पेरिस गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए, ये भी अभिनव भारत से वो जुड़ा हुआ है। और लाला हरदयाल आपका जो है ये गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है आपसे पूछा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को में होता है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ये यूएसए में है। कब होती है, 1913 में होती है। तो लाला हरदयाल के बारे में हो गया। कैप्टन मोहन सिंह जो है ये आपका आजाद हिंद फौज, ये भी काफी बार एग्जाम में आता है, आजाद हिंद फौज इनसे जुड़ा हुआ था। तो ये सभी बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया, यानी 24 घंटा सौर ऊर्जा से चलेगा वो गाँव। तो ये जो है आपका ये गुजरात के मोढेरा गांव है। कहीं कहीं से मोटेरा भी लिखते हैं। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। मोढेरा इस गांव का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है और आए दिन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो 103वां संविधान संशोधन जो है, जो ईडब्ल्यूएस है, जो आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग को, यूआर कैंडिडेट को जो आपका आरक्षण दिया गया है 10% एक स्लैब के नीचे अगर है तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था, तो 103वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पर जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी लोकसभा में 2 गो, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य विधानसभा में 1 गो, किसके द्वारा, जो है राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा। तो जो यहाँ पर ये पद्धति को हटा दिया गया है, तो ये वाला संविधान संशोधन है आपका 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसके तहत हटाया गया है। समान वर्ग का आरक्षण दिया गया है 103वां के तहत। जीएसटी जो लागू किया गया है 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये सभी बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, जीएसटी से संबंधित आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा 279A होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए मोती मस्जिद 2 गो है, ठीक है, एगो तो आपका लाल किला में है और एगो आपका जो है आगरा के किला में भी स्थित है। तो दोनों में फर्क समझिएगा। जो लाल किला में है इसका निर्माण जो है आपका औरंगजेब करवाता है। कौन करवाता है, औरंगजेब। क्वेश्चन का लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वहीं पर जो आगरा के किला में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण आपका शाहजहां करवाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे शाहजहां के बारे में। इसके अलावा जहांगीर का जो है सलीम नाम है, ठीक है, जहांगीर जो है इसका अन्य नाम सलीम भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अकबर का पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। अकबर के जो फेमस है ये फतेहपुर सिकरी से है। इसके अलावा बुलंद दरवाजा है, इसके अलावा इबादत खाना है, ये सब अकबर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेरी के युद्ध के समय शेरशाह सूरी किसके तरफ से लड़ रहा था। दोस्तों बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध आपको जरूर याद होगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ते हैं, है ना, खानवा का, घाघरा का, चंदेरी का, है ना। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 4 गो युद्ध लड़ा बाबर और चारों को जो है जीत गया था, ठीक है। तो जो चंदेरी का युद्ध था उस समय शेरशाह सूरी भी लड़ रहे थे इस युद्ध में। तो किसके तरफ से लड़ रहे थे, तो ये मुगल के तरफ से ही लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय ये पूरा गुण नहीं सीख पाया था। और जो बाद में मुगल से ही ये पूरा गुण सीख के अब बाद में उन्हीं पे चढ़ाई करके हुमायूं के खिलाफ आक्रमण कर दिया था। जो आप जानते हैं चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 39 में होता है, 1539 में। अब बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है। तो पहले जो शेरशाह सूरी था मुगल में ही मिले हुए थे और इसी के जो है मुगल के तरफ से ही चंदेरी के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। लेकिन बाद में जब गुरु मंत्र पूरा सीख लिया तो बाद में हुमायूं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और जीत भी गया, ठीक है। तो ये चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में जो शेरशाह का निर्णायक युद्ध है। साथ ही साथ शेरशाह का मकबरा कहाँ है आपसे पूछा जाता है, तो ये सासाराम बिहार में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण जो है
आपका शेरशाह सूरी ही किया था। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, शेरशाह का बचपन का नाम भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो फरीद खां होता है। क्या होता है? फरीद खां, ठीक है। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए सबसे अधिक टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? देखिए दोस्तों, भारत के लिए सबसे अधिक टी20 मैच खेलने वाला जो है ये आपका रोहित शर्मा है। ये 400 टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं खेला है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, यानी टेस्ट में, टी20 में और 50 ओवर वाला में, यानी वनडे में, है ना, सबसे पहले शतक कौन बनाया तीनों फॉर्मेट में? तो सुरेश रैना आंसर करके आना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही एक कीर्तिमान रचा था कि भाई टेस्टों में, टी20 वनडे में तो शतक था ही, और टी20 में सबसे पहले बना दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो सवाज था, ठीक है। सवाज आपका ये गुजरात में हुआ था। 36वें जो राष्ट्रीय खेल है हो चुका है, तो ये गुजरात में हुआ था, इसका शुभंकर का नाम सवाज रखा गया था। वहीं पर जो शेरू है ये आपका राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन आपका राजस्थान में होता है। ग्रुप डी में ये पूछा भी गया था, तो इसका मस्कट का नाम शेरू रखा गया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसने इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो इस्लामी वास्तुकला का जो रत्न कहा जाता है ये कहा जाता है आपका अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, और इसके जो बनाने वाले हैं ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपका अलाई दरवाजा के निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और क्या जानते हैं? तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है इन्होंने ही चालू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इबादत खाना जो है ये अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। उसके बाद कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। तो ये बात सब आपको जरूर ध्यान रखना है, गुड नॉलेज सब। ताजमहल जो है ये जो है आपका आगरा में स्थित है ना, और इसे शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में नहीं मिलती है? दोस्तों, अब बिहार की थोड़ी सी नदी प्रणाली आपको जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए प्रश्न रखा हूं, ऑब्जेक्टिव नहीं रखा हूं, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक यहाँ पे प्रश्न क्लियर हो जाए। तो ये बिहार का आपके सामने मैप है, ये बिहार का मैप है ये। अब यहाँ पे आपको देख के और आप ही खुद ही जज कर पाएंगे कौन सी नदी किस ओर से मिलती है। देख लीजिए, बिहार का जो सबसे मेन नदी है ये गंगा नदी है, जो मोटी वाली धारा जा रही है ये आपका गंगा नदी है। अब गंगा नदी में अधिकांश नदी बिहार में मिल जाती है, क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक बनावट है ये दोनों तरफ से, जैसे आप दोनों हाथ को जोड़ लीजिए तो बीच में आपको थोड़ा सा गहरा दिखाई देगा, ठीक है। दोनों हाथ को थोड़ा किनारे से उठाइए, आप बीच में गहरा दिखाई देगा, तो बीच को गंगा नदी मान लीजिए, इसको गंगा नदी मान लीजिए, और ये दोनों आपका तरहत्थी हो गया। तो इसी का नाम दे दीजिए, ये उत्तरी गंगा का मैदान नाम दे दिया गया इसको क्या नाम दे दिया गया? उत्तरी गंगा मैदान। और इसको नाम दे दिया गया साउथ, माने दक्षिणी गंगा का मैदान। तो यहाँ पे बोला गया था कि कौन सी नदी दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। तो दोस्तों, दक्षिण की तरफ से जो है टोटल 5 नदियां मिलती है। यहाँ पे 6 नदी दिया गया, 6 नदी लिख लेते हैं, 6 नदी मिलती है, ठीक है। हालांकि अजय नदी का इतना जो है ये नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। तो यहाँ पे 6 नदी कौन कौन से है? कर्मनाशा, इसके बाद सोन, ये पटना से पहले मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद पुनपुन, उसके बाद फल्गु, फल्गु नदी जो है आपका फतुहा के पास मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्यूल नदी है एक, और एक है अजय नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी का उत्पन्न जो है बिहार में होता है और बिहार में ही गंगा में मिल जाती है, तो ये आपका अजय नदी हो जाएगा। अजय नदी जो है ये आपका जुमई से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर भारत से मिलती है ये आपका घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, और ये आपका क्या है? बागमती है, कमला है, कमलकोसी है, और आपका सबसे लास्ट जो है ये है महानंदा। लेकिन महानंदा नदी के बारे में एक ध्यान रखिएगा, ये बिहार के अंदर नहीं मिलती है। जब गंगा नदी आपको पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है तब आपका महानंदा नदी मिलती है। आपको मैप से भी समझ में आ रहा होगा कि पीला वाला धारी के बाहर ये महानंदा नदी मिल रही है। आई होप आपको समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके 2 बार देखिएगा, तो आपको नदी तंत्र आपको समझ में आ जाएगा बिहार का। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये है आपका ओजस डेल सलाडो। ये सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रही है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार में जो आपका जो जिंदा ज्वालामुखी है ये कौन सा है? बैरन द्वीप। तो आपको ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में स्थित है, ठीक है। और कोटोपैक्सी का है भैया इक्वाडोर में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है?
दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका कहाँ गया, बेसबॉल, बेसबॉल है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस सब में क्या को खिलाड़ी होता है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया भैया, बेसबॉल जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल में बात करेंगे, बास्केटबॉल में बात कर लेते हैं और बेसबॉल में बात कर लेते हैं। तो वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होता है और फुटबॉल में आपका 11 खिलाड़ी होता है। साथ ही साथ अमेरिका के बारे में और भी पूछा जाता है आपसे कि अमेरिका का जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय बैंक है उसको क्या कहते हैं, तो फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। उत्तराखंड में दून आपने बहुत सुना होगा, देहरादून और भी बहुत सारे दून है। तो उत्तराखंड में दून जो है इसे किसे कहा जाता है, तो दून जो है संरचनात्मक घाटियों कहा जाता है। किसे, संरचनात्मक घाटियों को जो है दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज बताना है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, वहीं विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में श्वेत क्रांति के जनक जो दूध उत्पादन से संबंधित है उसे कहते हैं डॉक्टर बर्गीज कुरियन को। किसे कहते हैं, डॉक्टर बर्गीज कुरियन को। भारत का अच्छा हरित क्रांति सबसे अधिक कौन से फसल पे प्रभाव डाला इंडिया में, तो याद रखिएगा गेहूं पे प्रभाव डाला। किस पे, गेहूं पे प्रभाव डाला। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर गुरुत्वीय बांध आपका जो है पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, सतलज नदी पर। कहां पर स्थित है, पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय बांध है। लेकिन खाली ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध परियोजना, जो कहां पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो लुवेनहॉक। और खाली कोशिका पूछेगा, जीवित शब्द को डिलीट अगर कर दिया जाए और खाली कोशिका पूछा जाए तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग और कोशिका का खोज भी किया था, लेकिन वो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज जो है एंटियोबानी लुवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इसके बाद कोशिका का अध्ययन जो है ये आपका साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। साइटोलॉजी, कल नहीं भैया, साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो मुख्य अंतर आपसे पूछा जाता है यह है कोशिका भित्ति का होना। कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। ये बात सब आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अभी देखा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और रीड कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।